दोस्तों नमस्कार। इंग्लैंड से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई रोहित अहलावत जी। और इंग्लैंड ने अभी पिछले कुछ महीनों में 18,000 अवैध प्रवासियों को वहां से डिपोर्ट कर दिया है। और उसके साथ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लगातार अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। यूरोप में भी ये सिलसिला चालू हो गया है। यूरोपीय संघ भी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की तैयारियां कर रही है। और यूरोप के देश हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, वहां भी अवैध प्रवासियों पर सख्ती की जा रही है। तो पूरी पड़ताल आज हम करेंगे। और रोहित भाई पूरा वहां का यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या कुछ माहौल चल रहा है। और हरियाणा से जो बच्चे, पंजाब से, गुजरात से, डोंकी से जो बच्चे जा रहे हैं, वो किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के खानदान से हैं, कैसे परिवारों से हैं, समृद्ध परिवारों के बच्चे हैं या गरीब परिवारों के बच्चे हैं। और एक और बड़ा फैसला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने उन जजों पर लिया है जो कि इन डोंकी वालों के केसों की सुनवाई करते हैं। तो सभी मामलों पर विस्तार से बातचीत होगी और आप वीडियो पर आखिर तक बने रहना। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी करें। जी रोहित भाई नमस्कार। नमस्कार कंपल भाई साहब, और हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को मेरी तरफ से राम राम। जी। और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे आपके साथ। सबसे पहले यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप में और इंग्लैंड में जैसे क्या कुछ अभी चल रहा है अवैध प्रवासियों को। जो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में चर्चा में आया था, उसने जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां लगाकर यहाँ भेजा। उसके बाद चर्चा ज्यादा हुई। वैसे तो ये रूटीन का कार्यक्रम होता है, डिपोर्ट करना सालों से चलता रहता है। तो ये बताते हैं कि ये बराक ओबामा जब थे राष्ट्रपति 8 साल, 50 लाख अवैध प्रवासियों को उन्होंने डिपोर्ट किया था अपने कार्यकाल में 8 साल में। लेकिन ट्रंप ने जो दिखाया ना कि बेड़ियां दिखाई और जंजीरें दिखाई, उसके वीडियो उन्होंने दिखाए। व्हाइट हाउस की जो उनकी एक्स जो साइट है, उस पे भी उन्होंने वो वीडियो अपलोड किए हैं। तो क्या मतलब अभी यूरोप में क्या चल रहा है इस मामले में? देखिए करमपाल जी, मैं जैसा आपने सवाल पूछा कि ट्रंप ने एक माइंडसेट सेट किया लोगों का, ठीक है। जी। आपने आपने दो बातें रखी कि बराक ओबामा जब अपने शासन में थे उन्होंने भी 50 लाख लोगों को निकाला, और यही बात मैंने इस इंटरव्यू में पिछली बारी मैंने ये बोला था कि डिपोर्टेशन कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से होता रहा, ठीक है। जी। लेकिन मुद्दा क्या है कि अब ट्रंप ने जो बेड़िया डालकर पूरे वर्ल्ड में, देखो, व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट को सभी फॉलो करते हैं, जी। ठीक है। और जितने भी भारतीय दूतावास या और कंट्री है सब व्हाइट हाउस को फॉलो करती है। तब व्हाइट हाउस ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो इलीगल माइग्रेट हैं उनको हुँ, देश से निकाल लो। अब उसी हुँ, रास्ते पर अब यूरोप आ गया। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो अभी जर्मनी के चांसलर ने बोला है कि जो भी यहाँ पर जर्मनी में या फ्रांस में जो भी बाहर के लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं हम उनको निकाल लेंगे। देखिए एक तक मायने में जायज भी है, हुँ, क्योंकि मैं देखिए जायज इसलिए है कि जो यहाँ पे हकदार है, जिस काम के वो बड़े दाम लेकर काम करता है, अपनी कमाई करता है, जो गैर कानूनी तौर पर उस देश में या किसी भी देश में या राज्य में रहते हैं, वो वहाँ की लोकल हुँ, जो कारीगर हैं उनकी वैल्यू कम कर देते हैं और आधे प्राइस में वो करके अपना काम दिन गुजारा करते हैं। ये बड़ी एक जी, समस्या हो जाती है कि फिर लोकल जो पब्लिक रहती है, जैसे कोई हुँ, इंग्लैंड का पैदाइशी या इंग्लैंड में जो जिसके पास राइट टू वर्क है, जिसके पास स्किल है, वो हुँ, बेचारा बेरोजगार हो जाता है। तो वो ये जी, कहता है कि इस काम को, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 50 पाउंड का ये काम है और हुँ, मैं इसको 30 पाउंड में कैसे करूं, क्योंकि मेरा तो 50 पाउंड इसका हक बनता है, मेरी मेहनताना हक है। अब वो जो हुँ, गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में रहता है वो उस काम को 20 या 25 पाउंड में कर देता है। फिर जी, क्या होता है, जो यहाँ का बंदा है वो सरकार के पास जाता है कि मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है। सरकार हुँ, कहती है कि भाई आप काम करो, वो कहता है काम है ही नहीं है। तो अब वो हुँ, फिर पता चलता है तो कहता है भाई काम तो हो रहे हैं, तो पता चलने के बाद चलता है कि भाई ये जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं इन्होंने पूरी मार्केट को हिला रखा है। हुँ, और फिर ये इसलिए सरकार चाहती है कि हमारे लोग काम करें, अब काम है नहीं। जी, तो अब यही हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि अब यूरोप के क्या हालात हैं। देखिए हुँ, यूरोप के हालात बड़े नाजुक हैं। जी,
एक तो ये जो अपने नाटो वाले देश थे वो रशिया के साथ लड़ाई में वैसे उलझे हुए थे, इकोनॉमी वहां की भी पूरी हिली हुई है। पहले कुछ बच्चे हम्म, यूक्रेन में एमबीबीएस करने जाते थे, आपने देखा होगा जब भारत ने भी अपना एक गंगा ऑपरेशन करके सारे भारतीय बच्चों को वहां से निकाला था। अब बिल्कुल। जो बाहर के लोग जाते हैं वो जर्मनी जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, अभी आजकल डेनमार्क पोलैंड भी जाने लगे। वो डेनमार्क और पोलैंड की जो इकोनॉमी है वो भारत के मुकाबले काफी हल्की इकोनॉमी है, वो इतनी वैल्यू नहीं रखती। और हम्म, दूसरा, जर्मनी में भाषा का बड़ा, जर्मनी नहीं पूरे यूरोप में एक भाषा बड़ी मायने रखती है, क्योंकि वहां के लोग अपनी ही लोकल भाषा में बातें करते हैं, उनके लोकल सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे जी में जो इलीगल माइग्रेंट है, पहले तो वहां रहना उनका वैसे ही दूभर हो जाता था, और वहां का जो इलीगल माइग्रेंट है वो भारत की बजाय और एशियन कंट्रीज का ज्यादा है। जी भारत के लोगों की इतनी जनसंख्या वहां नहीं है यूरोप में, मुकाबले में अगर पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप में बसे हुए हैं। हम्म, तो ये समस्या अब धीरे धीरे ट्रंप ने ये बोला है कि एक मैसेज दिया है व्हाइट हाउस ने, क्योंकि जी अमेरिका हमेशा एक ट्रेंड सेट करता है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो फैशन का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो हम्म, अब डिपोटेशन का हो। तो ये डिपोटेशन अब एक उन्होंने फैशन सेट कर दिया जिसपे सब फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी एक और ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है, वहां कुछ जजों पे सुनने में आ रहा है कि जो इसकी सुनवाई करते थे इमिग्रेशन वाले मामले में। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये 2 दिन पहले की खबर है। जो डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने 20 जजों के खिलाफ एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, क्योंकि उनकी कोर्ट में हमेशा केस पेंडिंग रहते थे, सालों साल से चलते आ रहे थे, क्योंकि वहां की जेलों में जो हम्म, ये गैर कानूनी लोग हैं वो भरे हुए हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जेलों में, क्योंकि वो सरकार के लिए भी एक खर्चा है। जो जेल में जी कैदी है वो सरकार के लिए कोई फ्री का काम नहीं करते ना, सरकार को उनको खाना पिलाना, उनकी सुरक्षा में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है। तो यह आप बात बिल्कुल सही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सस्पेंड किया है कि उनको टर्मिनेट किया, ये मुझे अभी पक्का नहीं पता, लेकिन ये न्यूज मैंने पढ़ी थी, बिल्कुल सही है। और ये क्या होगा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक उन्होंने हिंट दिया है कि भाई जो हम्म, इलीगल इमिग्रेंट है उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कार्रवाई हो, और जल्दी से जल्दी वहां से उनको निकाल के अपने देश में डिपोर्ट किया जाए। अगर आप अभी देखेंगे, जो मैं अमृतसर से जो वीडियो वायरल हो रही थी कि जो गुजरात की परिवार निकल रहे थे, उसमें बच्चे नहीं थे, पूरा परिवार है, माँ बाप बेटी है। अब हम्म, और ये क्या है कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात ये जी एजेंटों में निशाने पर होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास जमीन व्यापार होता है। अब हरियाणा पंजाब में अगर आप जीटी रोड की बात करें तो अगर किसी का 1 किला भी है वो भी करोड़पति है। बिल्कुल। और वो उनका ये सोचना होता है कि चलो 1 किला बेच के हम डंकी मार के अमेरिका चले जाते हैं। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा के लोगों को ज्यादा टारगेट किया। अगर आपके पास डेटा हो, आपने देखा हो साउथ इंडिया के कितने लोग डिपोर्ट हुए, बहुत कम। एक दो 33 तो हरियाणा जी के थे पहली पारी में, 34 पंजाब के थे। तीन ही राज्यों के हैं, हरियाणा पंजाब और गुजरात। जी, क्योंकि यहाँ के लोग जो, अब ये फर्टाइल लैंड है जहाँ पे फसल अच्छी होती थी, उनकी जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। अब वो हम्म, लोगों के पास पैसा जमीन बेच के आ रहा है, कोई मेहनत हम्म, की कमाई से 50 लाख की सेविंग करके अपने खाते से किसी को नहीं बेच रहा है। जी लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ करमपाल जी, अब हरियाणा में एक कहावत होती थी, जर जोरू और जमीन, ठीक है, हम्म, इन तीनों का मान और सम्मान करना चाहिए। अब जो वो बच्चे बोलो, परिवार बोलो, आप वो जो जमीन अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर जा रहे हैं, तो उससे शर्मनाक मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी भारत और अमेरिका के बीच तो सिर्फ 18,000 अवैध प्रवासियों को लेने पर सहमति बनी है। देखिए, वो मैं क्या है कि वो अभी तक उनका ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो भारतीय नागरिक हैं, हम्म, क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि जी कोई भी देश उनको जब डिपोर्ट के लिए एग्री करता है जब उनके पास उनका कोई डाटा होता है। हम्म, अभी जैसा डिपोर्टेशन से पहले भी एक प्रोसेस होता है कि हाई कमीशन के लोग, वहां के लोकल हाई कमीशन को इन्वॉल्व किया जाता है,
और जब पेपर साइन होते हैं और जब जाके वो डिपोर्टेशन होता है, तो पुराने जी। जो 2008-9 से पहले के जो लोग गए हुए हैं, वो हम्म। उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पा रही है। जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो भी अगर कोई भी देश डिपोर्ट करना चाहता है, सबसे पहली उनकी जो दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है कि उस बंदे की आइडेंटिटी हम कैसे पता करें। तो रोहित जी ये बताइए, जैसे जो वहाँ टूरिस्ट वीजा पर मान लिया कोई आ गया, क्या वहां भी वो असाइलम लगा सकता है क्या, जैसे ये अमेरिका में डोंकी वाले असाइलम लगाते हैं? इंग्लैंड में भी असाइलम का कोई सिस्टम है क्या इस तरह से? देखिए, साइलम का कोई सिस्टम नहीं होता। साइलम क्या होता है कि आप कहीं भी ये बोल दो मेरे को जान का खतरा है, जी। ठीक, आप एप्लीकेशन लगा दो, वो रिजेक्ट होगी अप्रूव होगी, वो तो बाद की बात है। तो साइलम तो यहाँ पर अभी अभी ये साइलम का थोड़ा सा ज्यादा जोर चला है। जो भारत के बच्चे आ रहे हैं उन्होंने अब ज्यादा साइलम का वीजा अप्लाई शुरू किया, लेकिन देखिए वो उसकी सक्सेस रेट 0.1 है, ओके। ठीक है। लेकिन साइलम का मतलब क्या है कि आप दोबारा कभी अपने देश में नहीं जाओगे, हम्म। और वो यहाँ पे कंसीडर किया के लिए लगा देते हैं फाइल। वो क्या, एक ये भी एक स्कैम है। मैं आपको सच्ची अगर आपको पूरी अगर आपको बताऊं, तो कुछ हम्म। एजेंट यहाँ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वो जी। ये कहते हैं कि भाई तुम यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आगे साइलम का पेपर डाल दो और यहाँ काम कर लेना, हम्म। ठीक है। वो उसमें क्या होता है, जब तक वो एक एप्लीकेशन प्रोसेस 3-4 महीने का होता है, वो जो 3-4 महीने का वो रुक जाते हैं, ठीक है। हम्म। उनके पास राइट टू वर्क का कोई लेटर नहीं आता। जी। अभी क्या है, इंग्लैंड में ऑनलाइन राइट टू वर्क का एक कोड जनरेट होता है। हम्म। मान लीजिए मैं बोल लूं कि भाई मेरे पास राइट टू वर्क है, तो बोलेंगे कि वो हमें कोड ला के दो। वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे डालेंगे और उस पे सब पता चल जाएगा कि आपके पास राइट टू वर्क है कि नहीं है। और रही जी। बात साइलम की, भारत इंग्लैंड में साइलम कैटेगरी में नहीं आता है। हम्म। अच्छा। जो लोग कुछ धार्मिक, मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हम्म। कुछ लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर साइलम वीजा अप्लाई करते हैं कि भाई हमारी वैचारिक और मतभेद है, इसलिए हमें जान का खतरा है। वो क्या होता है कि वो केस पे केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, वकील अपना पैसा कमाता रहता है, लेकिन उनको यहाँ पर कभी रहने की इजाजत नहीं मिलती। फिर उनका एक ही तरीका होता है, बोलते कि 20 साल तक आप इस कंट्री में रहोगे तो क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए। तो जो बंदा 20 साल यहाँ 2 नंबर में रह ही गया, तो वो क्या तो उसने पैसा कमाया और क्या उसने अपनी जिंदगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चोरों की तरह रहा पूरी उम्र। अब करमपाल जी आप मुझे ये बताइए कि जब हम मान लो हरियाणा के किसी शहर में बगैर लाइसेंस के हम गाड़ी चला रहे हो, तो हम ये हम्म। कोशिश करते हैं कि भाई अंदर वाली गली से ले ले, वहां से ले ले, क्योंकि बाहर जी। पुलिस। तो आप किसी देश में अगर बगैर कागजों के रह रहे हो, तो आपका जीना कितना दूभर होगा, ये आप खुद सोच सकते हो। अच्छा ये तो रोहित जी, अभी इंग्लैंड में जो पिछले करीब 10 दिन पहले जो खबरें आई थी कि होटलों में, रेस्तरां में और अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, उसमें बंद हुई है या एज इट इज चल रही है अभी भी? देखिए, मैं एक चीज इसमें आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट या रेस्तरा नाम यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 60% इंडियन रेस्टोरेंट बांग्लादेशी लोग चलाते हैं। अच्छा। 60% इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक, उनका स्टाफ बांग्लादेशी होता है। ओके, रेस्टोरेंट इंडियन बोले जाते हैं वो। रेस्टोरेंट इंडियन बोलते हैं क्योंकि इंडियन एक ब्रांड बन चुका है। इंडियन फूड एक की एक अपनी खासियत है, उसका अपना एक टेस्ट है। और यहाँ पर जब नया नया आया, जब मैंने देखा था कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैं जब उस रेस्टोरेंट के अंदर गया और मैंने जो खाने के लिए ऑर्डर किया, तो मैं उसके जो मेन्यू देखकर मुझे पता चला कि भाई ये तो बांग्लादेशियों का है। तो उसके बाद हम अब बहुत इंग्लैंड के हर शहर में आपको बांग्लादेशी भारत के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जो असली भारतीय है, जिसने असली भारतीय खाना खाया है, वो उसके हम्म। नाम से बता देता है कि ये इंडियन है ही नहीं। तो ये जो खबर जी। चलाई जा रही है कि इंडियन रेस्टोरेंट पे छापा मारा, अभी उसकी ये पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें इंडियन काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी काम कर रहे थे, जी 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 जी। क्योंकि मीडिया में सिर्फ वो इंडियन रेस्टोरेंट पिक किया जा रहा है। ये अभी तक वो पड़ताल का विषय है
तो शायद आप लंदन आइए, पड़ताल कीजिए कि वो रेस्टोरेंट बांग्लादेश का था कि भारतीय का था। चलो चलो, जब तक हम आए तब तक आपको ही पड़ताल करनी पड़ेगी वहाँ की। क्योंकि इनका क्या होता है, इनका जो जैसे मैं आपको एक मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये मैंने गया तो भाई, जैसे मैं वेजिटेरियन था, मैंने बोला कि मटर पनीर, तो वो बोलते हैं मोटर पनीर, ठीक है। ओके। तो फिर यहाँ पे जो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन है वो लिमिटेड जगह पे होते हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने यहाँ प्रॉपर गोरों के गांव में इंडियन रेस्टोरेंट नाम से रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। और जब बाहर, जब ये, अब फिर बात वापिस सवाल पे आते हैं कि छापेमारी चली हुई है कि नहीं चली हुई है। छापेमारी उन्हीं रेस्टोरेंटों पे चली हुई है जो बिल्कुल ऑफ लोकेशन में लगता है कि यहाँ जो काम कर रहे हैं ये, इनके पास कागज है कि नहीं है, ये स्टूडेंट लगते हैं, गैर कानूनी तरीके से तो नहीं रहते, वो सबसे इजी टारगेट होते हैं। ओके। छापेमारी ऐसी ही चली हुई है और ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि दिक्कतें इंग्लैंड में भी काफी दिक्कतें हो चुकी है। इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ चुका, 3% इन्फ्लेशन अभी बढ़ चुका है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। अभी नई सरकार ने नए घर बनाने की एक मुहिम शुरू की है, और ये एक बारी पहले 2014 के पास या इंग्लैंड की सरकार ने एक कानून बनाया था कि भाई हम जो भी बंदा है उसका एक, जैसे यहाँ पर एनआई बोलते हैं, नेशनल इंश्योरेंस, जैसे इंडिया में एक अपना आधार कार्ड है, तो उन्होंने जी बोला था कि हम यहाँ पे जो एक नेशनल इंश्योरेंस है उसको मेडिकल, पुलिस और इमिग्रेशन से जोड़ देते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट के पास उस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन हो कि ये कहाँ नौकरी करता है। अगर वो अस्पताल में जाए तो उसकी डिटेल से ये पता चल जाए कि ये गैर कानूनी तरीके से तो नहीं रहता है। तो ये एक डर फैल गया था कि भाई यहाँ पे जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोग हैं वो अस्पताल में जाने से कतराएंगे और कोई ऐसी बीमारी ना हो जो यहाँ फैल जाए। जी। तो कुछ ह्यूमन राइट्स का इशू हुआ था, उन्होंने वो कानून कैंसिल करा दिया, लेकिन इस बारी जो मुहिम चली हुई है छापेमारी की, वो रुकने वाली नहीं है। ओके, चलती रहेगी। ये चलती रहेगी बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, और इधर से अमेरिका में भी लगातार चल रही है एज इट इज, यहाँ भी आपने कहा चलती रहेगी। यूरोप ने भी शुरू कर दिया है, वहां से भी खबरें छन छन करानी शुरू हो गई हैं कि जर्मनी इधर हो गया है। तो ये तो पूरे मतलब लोग तो लोग हो जाएंगे जिन लोगों का सपना है कि हम कहीं जाएं, थोड़ा बहुत पैसा कमाएं, यानी कि अब कहीं जा सकेंगे तो लीगल तरीके से ही जा सकेंगे। देखिए लीगल तरीके से जा सकेंगे, और रही बात सपना पूरा, देखो सपना वो पूरा होता है जो जायज और जायज तरीके से हो, ठीक है। जी। अब किसी का अमीर बनने का सपना है तो ये नहीं है कि किसी के घर चोरी कर कर पैसा लेके आए और मैं अमीर हो गया, ठीक है। हम्म। आप अगर अपना सपना पूरा करना है, सही रास्ते से आइए। और हर देश को अच्छे बंदों की जरूरत होती है करमपाल जी, हर देश में। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में भारतीयों का यहाँ की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है। अच्छा, ये बताओ रोहित जी, इंग्लैंड भारतीयों को या सभी देशों के लोगों को वहाँ वीजा किस किस तरह के देता है? वहाँ मान लिया इंग्लैंड भी कोई जाना चाहे तो सही लीगल वीजा कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला स्टूडेंट वीजा, हम्म दूसरा होता है एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर जिसको आईसीटी वीजा बोलते हैं, जो कंपनियां भेजती हैं यहाँ पर, और हम्म कुछ दिनों का वो वीजा होता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। तीसरा होता है वर्क वीजा, कोई कंपनी यहाँ यूके की रहने वाली कंपनी, यूके में काम करने वाली कंपनी आपको, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर वीजा या वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, वो। हम्म, फिर उसके बाद एक बिजनेस वीजा आता है, एंटरप्रेन्योर वीजा आता है, कि भाई आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड में आप रोजगार के साधन मुहैया कराना चाहते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर वीजा होता है उसमें, लेकिन आपको कुछ पैसा यहाँ इंग्लैंड में इन्वेस्ट करना होता है। फिर एक जी टाइम टाइम वीजा आता है, जैसे अभी एक ये नया वीजा आया हुआ है जिसको अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो लॉटरी वीजा, जो एक स्कीम वीजा है कि भैया आप अप्लाई कीजिए। ये टैलेंटेड स्कीम वीजा एक होता है, ये टाइम टू टाइम आता रहता है, 2 साल में कभी आ गया, कभी 3 साल में आ गया। तो ये उसमें क्या होता है, ये पॉइंट बेस्ड होता है और इसमें एक लॉटरी निकलती है। तो अभी जी। ये कुछ वीजा है जो यहाँ पर रोजगार के लिए आप इन वीजाओं के थ्रू यहाँ आ सकते हो। बाकी हम्म। टूरिस्ट अगर आप घूमना चाहते हो तो टूरिस्ट वीजा के तहत आप यहाँ आ सकते हो। लेकिन टूरिस्ट वाला वहां पर रोजगार काम नहीं कर सकता? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये काफी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई मेरा टूरिस्ट वीजा लग रहा है, मैं वहां पर रोजगार कर सकता हूँ, कोई काम धंधा शुरू कर सकता हूँ। देखिए करमपाल जी,
आप रोजगार वीजा पर आकर ही रोजगार कर सकते हैं। आप स्टूडेंट वीजा पे आओगे, जितनी परमिशन आपके बीआरपी पे, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप पे आती है, उतना ही घंटे आप काम कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है जब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो रखी है तो बकायदा आप लेटर ले सकते हैं कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो रखी है और मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। और जो वर्क वीजा पे भी जो लोग आते हैं उन पे भी बहुत सारी पाबंदियां होती है कि जिस कंपनी ने आपका वीजा दिया है, आपका मेन एम्प्लॉयर वो है, आप वहीं काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंग्लैंड में जिसके पास लीगल राइट टू वर्क नहीं है और वो कहीं काम करता हुआ पकड़ा जाता है, वो भी इलीगल माइग्रेंट की कैटेगरी है। जी। अब आप स्टूडेंट जिसके पास यहाँ पर रहने का और पढ़ने का वीजा है, लेकिन वो उसके साथ साथ अगर ज्यादा काम कर रहा है तो वो भी कानून तोड़ रहा है। जी। अगर आप यहाँ पर किसी कंपनी, मान लो आप XYZ कंपनी ने आपका वीजा लगवाया, लेकिन अब आप ABC कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो भी एक गैर कानूनी तरीका माना जाता है काम करने का। बिल्कुल। तो ये जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे हरियाणा वासियों को बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, अभी क्या चला हुआ है खासकर इंग्लैंड में, कि वीजा तो एजेंट करा देते हैं, आपको वीजा मिल जाएगा, आप इंग्लैंड उतर जाओगे। अगर आपका कोई सच्चा यारा प्यारा इंग्लैंड आया हुआ है तो उससे उसकी दिल की बात पूछना और उसकी बात पर विश्वास करना। ये मत सोचना कि वो खुद इंग्लैंड बैठा है और तेरे को आने से मना कर रहा है। अगर इतना अच्छा होता तो मैं गांव धांधलान से हूँ, मैं अपने पूरे गांव को इंग्लैंड ले आता। बिल्कुल ठीक है। सही तो कह रहे हो। अभी अभी क्या है कि वो वीजा भी आ जाता है, लेकिन यहाँ फिर ज्वाइनिंग नहीं होती, कंपनी बंद कर देती है। और एक इसके बाद जो सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या है, जो एजेंट 30-40 लाख रुपया लेके इंग्लैंड का वीजा लगवा देते हैं, 3 महीने नौकरी करवाने के बाद आपको नौकरी से निकाल देते हैं। ये कहते हैं कि हमने वीजा लगवाने की गारंटी और नौकरी की गारंटी दी थी, अगर तुम काम बढ़िया नहीं करोगे तो वो निकाल देगा, इसमें हमारी क्या गलती है? बिल्कुल। जी। समझ रहे करमपाल जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा आप, खेल है, झोल है। बहुत बड़ा खेल है ये। यहाँ पर आने के बाद आपको बोल दिया जाता है कि चलो आपकी जॉब कल स्टार्ट होगी, जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 3 महीने का एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि 3 महीने में हम आपकी मेरिट चेक करेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, और 3 महीने के बाद आपका रिव्यू होगा। वो एक इस तरह का गेम होता है कि 3 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी भरपाई करने के लिए किसी और को इंडिया से बुला के उससे 35 लाख लिए जाएंगे, ओके। जी। क्योंकि वो रिकॉर्ड में तो ये दिखाया जाएगा कि भाई ये बंदा जॉब छोड़ गया, ये इसने काम नहीं किया, हमें एक बंदे की और की जरूरत है। वो एक बंदे को कहां से बुलाएंगे, फिर इंडिया से पहले के बुलाएंगे, उसके साथ भी 3 महीने ये काम चलेगा। ये आज की डेट में 50% जो हरियाणा से बच्चे इस जो आए हुए हैं वर्क वीजा के नाम पे, उनके साथ यही हो रखा है, ये सच्चाई है। क्या बात है, बड़ा खुलासा कर दिया आपने फिर तो ये। फिर बहुत उसके बड़ा बाद खुलासा। हम्म, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया ये तो आपने, आंखें खोलने वाली बात कर दी। मैं आप जींद से बिलोंग करते, जींद के 15-20 बच्चे ऐसे हैं, परिवार है, जो यहाँ इसकी चपेटे में आ चुके हैं। हम्म। बिल्कुल। स्पॉन्सर वीजा की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया अगर आप वहां पर जॉब कर रहे हो, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी इतनी उसी कंपनी से आनी चाहिए। अगर वो सैलरी नहीं आएगी तो कल को आप PR के लिए भी फाइल नहीं लगा सकते। ओ, यानी कि सब पैरामीटर पे खरा उतरना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, वो पॉइंट बेस्ड है करमपाल जी, वो हर चीज के पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। आपने यहाँ जॉब की, आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, उसके 10 पॉइंट है। ठीक है। हम्म। आपने कंटिन्यू की, आपके 5 पॉइंट है। तो ये पॉइंट हम्म। बेस्ड सिस्टम होता है, एक पूरा डाटा होता है, या वो टिक करते चलते हैं। तो आप जहां जहां टिक लगता गया, मतलब आपकी फाइल स्ट्रोंग होती गई। अगर आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप वहां पे जेन्युइन जॉब करो और वो वही आपका क्रॉस होगा, तो आप आगे की फाइल आपकी बढ़ेगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो अपना जो सवाल था, यदि कोई टूरिस्ट वीजा वाला वहां काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होता है फिर? उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है, 10 साल का बैन लगा दिया जाता है। और अगर वो किसी ने उसको स्पॉन्सर किया है, लेटर जैसे कि
मान लो मैंने उसको बुलाया कि भाई ये मेरे पास घूमने आ रहा है, हम हॉलिडे एक साथ मनाएंगे, तो जिसका वो लेटर होता है उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि आगे से अगर ये बंदा किसी को टूरिस्ट वीजा पे बुलाएगा तो इसकी एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे। तो विजिटर वीजा पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। और ना जी विजिटर वीजा पे इंग्लैंड में आने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ना यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। क्योंकि आज की डेट में क्या है, अगर आप इंग्लैंड में आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते, बैंक अकाउंट बनवाना चाहते, तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले बताया, एक नेशनल इंश्योरेंस होता है जो यहाँ पे आपको एक तरह से रजिस्टर कर देता है कि भाई हाँ आप यहाँ पे टैक्स पे करोगे, और जो टैक्स पेयर है या जो यहाँ पे काम करता है उसी का बैंक अकाउंट खुलता है, उसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही आपने कहा रोहित जी। और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लग रहा है कि कई आँखें खोलने वाली, पिंच करने वाली बातें बताई आपने। टूरिस्ट वीज़ा को लेकर बताई है, असाइलम को लेकर बताई है आपने, और जिस तरह से वर्क वीज़ा के नाम पर जो खेल चलता है, एक को भेज दिया, वहाँ फिर नौकरी दिला दी, हटा दिया, दूसरे को भेज दिया। शायद दर्शकों को समझ में आया होगा, और जिनका इस तरह कुछ विचार होगा जाने का, वो सोच समझ करके ही कोई फैसला लेंगे। बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। जी, थैंक यू, नमस्कार।